लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूँ ज्ञानेश वाकुड़कर, लोक जागर इंडिया चैनल की तरफ से। और मेरे साथ में है अविनाश काकड़ी जी, जो चिंतक है, एक्टिविस्ट है, पॉलिटिशियन है, थिंकर है और उनका जो है किसान सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पूरे देश में घूमते रहते हैं, लोगों से बातें करते रहते हैं, कई विषयों में उनकी बेबाक राय वो रखते हैं। शायद कई मुद्दे ऐसे हैं कि हम सोच नहीं सकते, लेकिन उनकी राय साफ साफ है, बिना लाग लपेट के वो रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे उनसे। अभी देखिए कि अभी जो ये चुनाव हुआ, लोकसभा में क्या क्या हुआ सब मालूम है, और देश में 29 के चुनाव के का इंतज़ार कर रहा है देश। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है। ऐसे इसमें एक बात चल रही है, एक विचार चल रहा है कि देश में गांधी जी और बाबा साहब आम्बेडकर, ये दो विचारधाराओं में जो संघर्ष है वो सही नहीं है। वो संघर्ष हमें बाजू में रखते हुए, असल में वो संघर्ष है ही नहीं। मतभेद तो हो सकते हैं, मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन गांधी और आम्बेडकर इन दोनों महापुरुषों के विचारों की देश के लिए ज़रूरत है। ऐसा एक विचारधारा बहुत ताकत से आगे आ रही है। मैं काकड़ी जी से ये पूछना चाहूँगा, नमस्ते, कि मेन बात ये है कि महात्मा गांधी का भी जो है कार्यक्षेत्र बोलिए या कर्मभूमि जो है, महाराष्ट्र है, सेवाग्राम है, भारत, दोनों की भारत तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र से भी उनका बहुत ही क्लोज ये रहा है, बराबर है। तो ऐसे इसमें देश के नेता है, सवाल ही नहीं, देश के नहीं दुनिया में भी उनका नाम है। दुनिया को दोनों ने अपनी अपनी तरीके से राह दिखाई है और दोनों के चाहने वाले हैं दुनिया में, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसे इसमें ये दो महापुरुषों के बीच में जो मतभेदों के और कुछ क्षण बताए जाते हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक उसमें एक पुणे करार है, पुणे करार के, क्योंकि जब भी बात आती है तो ये आम्बेडकराइट लोग जो है, तो शायद मुझे उनके विचारधारा में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता ही है कि वो दो बातें बोलते हैं। एक तो पुणे करार में महात्मा गांधी ने बाबा साहब आम्बेडकर को धोखा दिया, ब्लैकमेल किया वगैरह, ऐसा एक आरोप लगाते हैं। और दूसरा एक आरोप लगाते हैं कि भंडारा में जो लोकसभा में बाबा साहब आम्बेडकर खड़े थे तो उनको कांग्रेस ने गिराया। ये दो मुझे ताज्जुब होता है ये, हालांकि। तो इस मामले में हम पहले पुणे करार के मामले में, या गांधी और आम्बेडकर, इन दो महापुरुषों के रिलेशंस के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या बताना चाहते हैं समाज को, बताइए। नमस्कार। दोनों नेता देश प्रेमी थे, दोनों नेता भारत के प्रति अपनी आस्था रखते थे और भारत के प्रति प्यार रखते थे। दोनों की प्रायोरिटी अलग थी। यस, बराबर है। बाबा साहब की प्रायोरिटी थी समाज का उत्थान, उनका जो पीड़ित समाज है, दलित समाज है, जो बहुत निचले तबके का है, उसका उत्थान। और गांधी की प्रायोरिटी थी आज़ादी, राइट, सबको साथ में लेके आज़ादी और समानता के लिए उन्होंने भी हरिजन यात्रा निकाली और सारी यात्राएं की। विवाद कहाँ पैदा होता है? जब हम दोनों को गंभीरता से समझते नहीं, वहाँ विवाद पैदा होता है। हम अगर ये सोचे कि गांधी और बाबा साहब ने लंदन में जो चर्चा की है, गोलमेज परिषद के बाद जो चर्चा की है, उसके बाद यहाँ आने के बाद गांधी ने आंदोलन शुरू किया, तो वहाँ चर्चा किए होगे तो कोई हवा पानी की तो चर्चा हुई नहीं होगी। तुम्हारे बेटे कितने और मेरे बेटे कितने, वो तो चर्चा नहीं होगी, दोनों में पॉलिटिकल चर्चा। तो वहाँ अगर उन्होंने ये तय किया कि यहाँ मैं कुछ भी बोल दूँ, कुछ भी कर दूँ, उसका फायदा समाज को भी नहीं होगा, देश के आज़ादी आंदोलन को भी नहीं होगा। तो मैं वहाँ उपोषण कर रहा हूँ, और उपोषण में हम समाज की जागृति करेंगे। गांधी का जब उपोषण चला तो स्वरूपा रानी जैसी, जहाँ कट्टर हिंदुत्व वाला मामला चलता था, जो जवाहरलाल नेहरू की माँ थी, उन्होंने भी दलितों के पंगत परोसने का काम किया, उनको खाना खिलाने का काम किया, किचन ओपन कर दिया। ऐसे कई मंदिर उस वक्त ओपन हो गए। जब गांधी का वो आंदोलन शुरू हुआ तो कई मंदिर ओपन हो गए, कई जातियों के सामूहिक भोजन शुरू हो गए। तो उस तरीके से एक सामाजिक क्रांति आना शुरू हो गया था। सवाल यह है कि डिमांड क्या थी, बाबा साहब की डिमांड क्या थी? बाबा साहब ने जब देखा कि अंग्रेज हमको मतदान का अधिकार दे रहे, वोटिंग का अधिकार दे रहे, मगर वोटिंग का अधिकार उनको मिलेगा जो इनकम टैक्स पेयर है, जो राव साहब है,
चाहे वो कम से कम ग्रेजुएट है। अब बाबा साहब को ये समझने में देर लगेगी क्या कि मेरे समाज का तो आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता, वोटिंग भी नहीं कर सकता, ये तो देर उनको नहीं लगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर ये कंडीशन होगी तो मुझे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूंसी चाहिए। क्या बात है, बराबर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताया। ठीक है। हाँ। और उनकी वो डिमांड सही थी कि नहीं? बिल्कुल 100% सही थी, मैं उस डिमांड के साथ में था। गांधी जब ओपोजिशन छूटा तो गांधी जी ने उस वक्त उनको जो समझाया था कि भैया तू स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूंसी मांग रहा है, बहुत सही बात नहीं है, क्योंकि तुम मांग रहे हो 76 कॉन्स्टिट्यूंसी, वो दे रहे हैं आपको 72 कॉन्स्टिट्यूंसी, 72 कॉन्स्टिट्यूंसी, और गांधी का समझौता हुआ तो 146 कॉन्स्टिट्यूंसी मिली, डबल जितने जितने मांग रहे थे उनसे दुगनी कॉन्स्टिट्यूंसी मिली। गांधी ने उनको खतरा जो बताया था कि भाई तुम सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी ले लोगे, तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी होगी? 1/3, उससे ज्यादा नहीं होगी। 2/3 किसकी होगी? जो तुम्हारे विरोध के लोग रहेंगे उस वक्त, इनको विरोधी समझोगे, क्योंकि तुम्हारे वोटों की उनको जरूरत नहीं रहेगी, इनके वोटों की तुमको नहीं रहेगी, तो तुम्हारे वोटों की उनको नहीं रहेगी। तो बजट में तुम्हारे लिए बजट आएगा क्या? पॉलिसी में तुम्हारे लिए पॉलिसी आएगी क्या? कोई भी चीज तुम्हारे लिए वहाँ संसद में मान्य होगी क्या? कि तुमको आज जैसे गांव के बाहर रखते हैं वैसे पार्लियामेंट में भी तुमको गांव के बाहर रखा जाएगा? ये सवाल था। क्या बात है। और ये बेसिक सवाल पर दोनों को ये तय हुआ, दोनों ने ये दिमाग में डाल दिए कि नहीं भैया ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हम आज भी गांव के बाहर है और पार्लियामेंट में भी हम गांव के बाहर ही बैठेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट बहुमत से चलने वाली है। और बहुमत में अगर 70% लोगों ने तय कर लिया होगा कि इनके बस्ती में एक लाइट नहीं लगेगा, इनके बस्ती में एक स्कूल नहीं खुलेगा, इनके बस्ती में एक भवन नहीं बनेगा, इनके लिए कुछ भी सुविधा नहीं होगी, ऐसा अगर 70% ने तय कर लिया तो उनको मिलता था कि कुछ भी कुछ नहीं मिल सकता। तो गांधी ने बोला कि सबको एक दूसरे के वोटों की जरूरत होगी, इसको हमको लागू करना पड़ेगा। और ये बाबा साहब को समझ में आया। बाबा साहब यानी इनके जैसे जो अभी उनके नाम लेके जो राजनीति कर रहे हैं उनके जैसे नादान नहीं थे। अब मैं दूसरा सवाल करता हूँ, मैं उनको भी किया हूँ, उनके मंच पर जाके किया हूँ। मैंने ये पूछा कि बाबा साहब को जो मिनिस्टर बना है, ये बोलते कि अंग्रेजों की वजह से बने, तो बाबा साहब अंग्रेजों के एजेंट नहीं थे, मैं बोल सकता हूँ। इसका ऐसा अगर बोलते तो इसका मतलब ये होगा ना कि बाबा साहब की तो बाबा साहब अंग्रेजों के एजेंट नहीं थे, बाबा साहब राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्रनिष्ठ थे और राष्ट्र के प्रति प्यार रखने वाले व्यक्ति थे। तो बाबा साहब को अंग्रेज प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात बोलता हूँ मैं कि बाबा साहब को वहां लाने के लिए विपुल जयकर ने रिजाइन दिया था। जयकर कांग्रेस का सांसद था और उसके जगह पर खेर नाम का एक दूसरा और मतलब दोनों ब्राह्मण है, आप समझ लो। ब्राह्मणों को मैंने बहुत बुरा बोलने की जरूरत नहीं। इनको राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल दोनों ने राइटिंग में लेटर लिखे हैं और ये लेटर में बोला है कि गांधी की इच्छा है कि ये संविधान सभा में होना चाहिए बाबा साहब, और उनके वजह से उनको संविधान सभा में स्थान मिला। पहली बात, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू भी उनको डिनाई नहीं कर सके, उनकी विद्वत्ता के बारे में किसी को शक नहीं है। मगर कोई अगर बोले कि वही विद्वान थे तो उस पार्लियामेंट में बैठने वाला करीबन 90% आदमी वकील था, उच्च विद्या विभूषित व्यक्ति थे, सब संविधान सभा में भी बैरिस्टर लोग थे, है ना। तो संविधान सभा में सब विद्वान थे, मगर गांधी का ये कहना था कि जिनको सच में संविधान की जरूरत है ऐसे व्यक्ति का जो नेता है, जो साहू महाराज ने बोला था वही गांधी ने बोला, और उनका प्रतिनिधित्व वहां होना चाहिए, इसलिए 46 में उनको वहां से जिता के भेजा। अब इसके आगे की बात और दो टेस्टर देता हूं मैं आपको कि जब बाबा साहब संविधान सभा में आ गए, उनका डिस्कशन शुरू हो गया। अब मुझे बताओ कि गांधी तो 48 में मर गए जनवरी में, 30 जनवरी 48 में गांधी देहांत हुआ, 26 जनवरी को संविधान आया 50 को, मतलब 2 साल गांधी के बाद रहे। अब तो ब्लैकमेल करने वाला कोई नहीं बचा कोई अब तो प्रेशर करने वाला कोई नहीं था, है ना। बाकी के लोग प्रेशर करने का और उसको बाबा साहब को मानने की कोई जरूरत नहीं थी, बराबर है। इसके बाद कहीं भी बाबा साहब ने एक भी प्रपोजल स्वतंत्र मतदार क्षेत्र का मुंह नहीं किया, एक भी भाषण में उसका उल्लेख नहीं किया, एक भी रेजोल्यूशन उन्होंने नहीं रखा। कोई अगर मूर्ख आदमी ये बोलता है कि बाबा साहब मंत्री पद के लिए सरेंडर हो गए, जैसा मैंने पहली बात बोला था, वैसे दूसरा अगर ये कोई आरोप लगाता है तो फिर मैं मानने नहीं करूंगा। बराबर, कौन करेगा? मैं मानने नहीं करूंगा। क्या जरूरत है? आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।